अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे हाई कोर्ट में अपील करते हैं, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और उससे ऊपर कोई अदालत हिंदुस्तान में है नहीं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपने जो केस सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रेजेंट करा था उसमें आपको कोई नया एविडेंस मिल गया, कोई नए सबूत मिल गए, या फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट से कोई फैक्चुअल एरर हो गई, कोई गलती हो गई, ऐसे में आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट सुना चुका, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट भी नहीं है, तो फिर आप अपने न्याय के लिए क्या करोगे? आप अपने न्याय की रक्षा करने के लिए क्या करोगे? हमारा भारत का संविधान इसी पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर एक प्रोविजन लेके आता है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू पिटीशन, कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट सुनाई, उस जजमेंट सुनाते हुए अगर कोई केस में बदलाव होता है तो आप रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा रिव्यू करवा सकते हैं। मतलब कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी खुद की जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर होगी। ऑल्सो आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह बोलता है कि जो रिव्यू पिटीशन के रूल्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा यूजिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 145। रिव्यू पिटीशन जो होती है वो अपील से अलग होती है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसे कहते हैं अपील, कि आप लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, उसे कहते हैं अपील। यहां पे हम बात कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन की, जो कि अपील से अलग होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो रिव्यू पिटीशन हमारे को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी होती है, इसके क्या रूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 145 के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस पिटीशन के लिए क्या रूल्स बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तारीख को हम जजमेंट सुनाते हैं, जिस भी तारीख को हम जजमेंट देते हैं, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद आप रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, विद इन 30 डेज आपको फाइल करनी है। और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो इस पिटीशन को एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप कोर्ट को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं ये 30 डेज के अंदर मैंने फाइल करा तो आपको इसे रिव्यू करना ही पड़ेगा। नहीं, कोर्ट की मर्जी है कि उसे आपकी पिटीशन में मेरिट दिखता है या नहीं दिखता। ऑल्सो जिस बेंच ने, जजेस की बेंच होती है जो डिसीजन देती है, जिस बेंच ने डिसीजन सुनाया था उसी बेंच के आगे आपको अपनी रिव्यू पिटीशन डालनी होती है। आप बेंच चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि सपोज करिए 3 जजेस ने जजमेंट दी थी, उसमें से एक जज अभी रिटायर हो गए, डेथ हो गई, रिमूवल हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, तो उनकी जगह कोई अलग जज आ जाएंगे। लेकिन एज फार एज प्रैक्टिकेबल, एज फार एज पॉसिबल, आप सेम बेंच के आगे ही अपना रिव्यू पिटीशन डालेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 145 के अंदर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बोला कि जब भी आप रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, तब आपको कोई भी ओरल प्रोसीडिंग्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा मूवीज में और या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कि वकील जो होते हैं दोनों पार्टीज के, वो आके बहस करते हैं, फिर जजेस के सामने अपने अलग अलग फैक्ट्स रखते हैं। रिव्यू पिटीशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। रिव्यू पिटीशन में जितना भी काम होगा वो लिखित तौर पे होता है। आप लिख के अपनी पिटीशन सेम बेंच के आगे 30 दिनों के अंदर दे देंगे और यहां पे कहा सुनी बहस नहीं होती, मतलब कि कोई भी ओरल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। सिर्फ अगर आपका डेथ सेंटेंस का केस है, मतलब कि मृत्युदंड है, फांसी की सजा का केस है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में ओरल प्रोसीडिंग्स को अलाउ कर सकता है। कि मतलब एक व्यक्ति है जिसको फांसी दी जाने वाली है, अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आगे रिव्यू पिटीशन डालता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने वकील द्वारा ओरल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट करवा सकता है। डेथ सेंटेंस के अलावा अगर कोई और मसले में आप ओरल प्रोसीडिंग्स करवाना चाहते हो तो अगेन वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो केस के मेरिट को देख के डिसाइड करेंगे कि यहां पे हमारे को ओरल प्रोसीडिंग्स की जरूरत है या नहीं है। ऑल्सो रिव्यू पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, रिव्यू पिटीशन कौन डाल सकता है? या तो केस की पार्टीज, जो लोग केस में इन्वॉल्व थे, या फिर कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट से कोई इंपैक्ट हो रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आगे रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। तो हमने समझा कि जो रिव्यू पिटीशन है उसे 30 दिनों के अंदर अंदर सेम जजेस के बेंच के आगे बिना ओरल प्रोसीडिंग्स के हमारे को देना होता है। ओरल प्रोसीडिंग्स रेयर केस में अलाउ
की जा सकती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाते हुए यह भी बोला कि अगर आप रिव्यू पिटीशन डालना चाहते हो तो उसके क्या ग्राउंड्स हैं, मतलब कि किस बिना पे, किस बेसिस पे आप रिव्यू पिटीशन डालोगे। पहला कि केस में कोई नया एविडेंस सामने आ गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा था तब तक वो एविडेंस मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपनी जजमेंट सुनाई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको कोई नया एविडेंस मिल गया, कोई नया सबूत हाथ लग गया, कोई नया गवाह हाथ लग गया, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि सर मेरे पास देखिए नए फैक्ट्स हैं इस केस के, आप प्लीज मेरी बात सुनिए और अपनी जजमेंट को रिव्यू कीजिए। या फिर अगर कोर्ट से या फिर कोई अथॉरिटी से कोई गलती हो गई रिकॉर्ड वगैरह फाइल करने में, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के कागज थे, कोई सक्सेशन, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस के कागज थे, वहां पे कोई टाइपिंग एरर हो गई, फैक्चुअल एरर हो गई, कोई उम्र लिखने में, एड्रेस लिखने में, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखने में, इस तरीके से अगर कोई भी फैक्चुअल एरर हो गई, उस केस में भी आप कोर्ट के पास जा सकते हो कि देखिए ये कागजों में मिस्टेक है, आप इसको रिव्यू कीजिए। या फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में कोई और ग्राउंड पे अगर रिव्यू पिटीशन अलाउ करता है तो वो देखिए ये वाली चीज जो है कि कोई और ग्राउंड पे कोर्ट अलाउ कर सकता है, ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट की मर्जी है कि वो किस ग्राउंड पे रिव्यू पिटीशन एंटरटेन करेगा और किस ग्राउंड पे नहीं करेगा। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट मिलता है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मर्जी से यहां पे रिव्यू पिटीशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो पूरा का पूरा रिव्यू पिटीशन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमारे जजमेंट की अपील की तरह मत लीजिए कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, वैसे ही अगर आप हमारी ही जजमेंट हमारे पास लेके आ रहे हो रिव्यू पिटीशन में, तो उसे अपील मत मानिए, उसे ये मानिए कि हम कोई अगर गलती हुई है या कोई नया फैक्ट सामने आया है, हम सिर्फ उसको सुधारना चाहते हैं, हम पूरी जजमेंट को दोबारा से स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे। अपील में क्या होता है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जजमेंट जाती है तो हाई कोर्ट पूरी जजमेंट दोबारा से देखेगा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट पूरा केस, सारे फैक्ट्स, पूरी जजमेंट दोबारा से देखता है। लेकिन रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप हमारी ही जजमेंट को हमारे पास लेके आ रहे हो तो यह मत उम्मीद करना कि हम पूरी जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करेंगे, नहीं, सिर्फ जो गलतियां हैं या फिर कोई नया सबूत है, सिर्फ उतने पोर्शन को ही हम ध्यान देंगे, बाकी जजमेंट तो फाइनल है। राइट, यहां पे जुडिशरी का एक प्रिंसिपल सामने आता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे यहां वो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस फॉलो करते हैं। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई जजमेंट पास कर दिया, अगर आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो आप उस पर टिके रहोगे, आप उससे हटोगे नहीं। ऐसे में रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि ऑलरेडी जो जजमेंट सुनाई गई है उसको रिव्यू कर रहा है बेस्ड अपॉन की कोई गलती हो गई, कोई नया तथ्य, कोई नया सबूत सामने आ गया। तो ऐसे में आपको प्रीलिम्स में एक और स्टेटमेंट बनता है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक एक्सेप्शन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल प्रिंसिपल कहता है कि जजेस अपनी बात से नहीं हटेंगे, कोर्ट अपनी बात से नहीं हटेगा। लेकिन अगर हम रिव्यू पिटीशन को ध्यान से देखें तो जज यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं कि हां, अगर आपको कोई लग रहा है कि फैक्चुअल एरर है, कोई नया सबूत सामने आया है, अब हम बिल्कुल अपनी जजमेंट चेंज करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ये जो स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल है इसका एक्सेप्शन है रिव्यू पिटीशन। राइट, ऑल्सो अगर आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, आपको लगता है कुछ गलती है, आप रिव्यू पिटीशन लेके पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 137 के अंदर आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दी, तो आप क्या? सुप्रीम कोर्ट ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जिसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। खैर, इसकी बात हम एक अलग वीडियो में करेंगे बिल्कुल, लेकिन यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट एक नए टाइप की पिटीशन लेके आया है जिसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। आप अपनी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक लास्ट बार क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन नाम का वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी एक जजमेंट में इजाद करा था। सवाल उठता है कि ये जो पूरा का पूरा रिव्यू पिटीशन का कॉन्सेप्ट है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स क्या रही हैं? इसमें सबसे पहले एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड 2013। काफी लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो रिव्यू पिटीशन है उसको एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ना माना जाए, उसको अपील टू द जजमेंट ना माना जाए,
रिव्यू पिटीशन का सिर्फ एक काम है, पुरानी गलतियों को सुधारना, फैक्चुअल एरर को सुधारना, नए सबूत को इनकॉर्पोरेट करना। रिव्यू पिटीशन का मतलब अपील नहीं है, रिव्यू पिटीशन का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी जजमेंट को दोबारा से सुनने वाले हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2023 में एक नई जजमेंट पास करी है, पंचम लाल पांडे वर्सेस नीरज कुमार मिश्रा 2023 में। यहां पे उन्होंने बोला सेम बात कि रिव्यू पिटीशन का मतलब पूरी की पूरी जजमेंट को स्क्रूटनाइज करना नहीं होता, पूरी की पूरी जजमेंट को रिव्यू करना नहीं होता, पूरे के पूरे केस को दोबारा से सुनना नहीं होता। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो वो गलती सुप्रीम कोर्ट सुधारेगा। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू पिटीशन होता है ये हाई कोर्ट्स को भी अवेलेबल होता है, मतलब कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट के अंदर ही रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। प्रीलिम्स में सीधा आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जो हमने देखा आर्टिकल 137, 145 एंड आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट जो है, अगर आप हाई कोर्ट के ही जजमेंट को रिव्यू करवाना चाहते हो हाई कोर्ट से ही, तो फिर आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन होती है उसमें कई सारे माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। नो नीड टू गेट इनटू दैट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको यह ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे में प्रीलिम्स 2021 में यूपीएससी एक सवाल पूछता है, क्या एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं कोर्ट में बैठने के लिए। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बुलाया जा सकता है। अगर कभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस जो है वो कम हो रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन के बाद रिटायर्ड जजेस को जजमेंट्स के लिए बुला सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स एज द सुप्रीम कोर्ट डज। यह स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में इस स्टेटमेंट को गलत मार्क किया गया है। क्यों? उनका यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो अलग होती है और हाई कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन होती है वो अलग होती है। इसलिए हाई कोर्ट की रिव्यू पिटीशन इज नॉट सेम एज सुप्रीम कोर्ट। इसलिए यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज करते हैं उसमें इस स्टेटमेंट को गलत मार्क करा है। तो उस लॉजिक से आंसर हो गया 1 कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन होती हैं उसमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। तो ये था रिव्यू पिटीशन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। अनअकैडमी पे आज लास्ट डे है 40% डिस्काउंट के लिए। यूज करेंगे रेफरल कोड मुदित गुप्ता। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, डेली टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, टॉप एजुकेटर्स के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसैट, जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ एक जगह पे होने वाला है। इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल के बैचेस में आरंभ बैच जो कि 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, साथ में लक्ष्य बैच जो 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी पे यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर अप टू 40% डिस्काउंट। 15 फरवरी आखिरी तारीख है इस डिस्काउंट की। साथ में हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है अनअकैडमी का। यहां पे सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मुदित गुप्ता। 0% EMI पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। लेट्स क्रैक इट।